जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। सो लेट्स लर्न हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न 2021 फॉर अ सैलरीड पर्सन। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पहले हम देखते हैं कि जी हाउ यू कैन चेक योर नेम इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। आइदर यू आर एक्टिव टैक्स पेयर और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ पी आर की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है ये fpr.gov.pk। इस पर आपको अ, ये ये देखिए, ये शो हो रहा है ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना स्टेटस चेक करना है, जिसके लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने जो कि ये है। इस पर आप देखिए, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो क्या है? एक तो ये है कि आप इस पर क्लिक करें ATL स्टेटस चेक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, हम उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरा तरीका क्या है, आप अपने मोबाइल से SMS सेंड कर सकते हैं और आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। वो क्या है? वो ये है जी, ATL स्पेस अपना कंप्यूटराइज आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आप अपना, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। ATL स्पेस 13 डिजिट्स का आईडी कार्ड नंबर लिखें और सेंड कर दें उसको 9966 पर। तो आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा कि जी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाह रहे हैं वेबसाइट पर, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ATS स्टेटस चेक पर तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, नई विंडो ओपन होगी और वो ये है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। अब इसमें आपने करना है कि पैरामीटर टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप CNIC इधर से सिलेक्ट करें अपना, इधर CNIC नंबर एंटर करें और इसके बाद आज की डेट एंटर करें और ये कोड जो है ये एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इधर जो है ये, इधर आपको आपका स्टेटस शो हो जाएगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको इधर शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया खुद को, तो उसका क्या तरीकाकार है? ये IRIS की वेबसाइट पर आएंगे। ये कहाँ से, आपको इस वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा? FPR की मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो ये देखिए, ये इनकम टैक्स की ऑप्शन है IRIS। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके ऊपर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। इधर CNIC दीजिए, इधर प्रीफिक्स, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर लिखें, सिंगल फीमेल हैं तो मिस लिखें, मिसिज हैं अगर आप, मैरिड हैं मिसेस लिख दें, और डॉक्टर वट जो भी आप प्रीफिक्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके अपना फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम, लास्ट नेम और सर्विस प्रोवाइडर ये है कि जी आपका मोबाइल नंबर कौन सा वारिद है, जो सा भी कनेक्शन है आपका। इधर आपका सेल नंबर आ जाएगा, इधर कंफर्म करें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। स्टैरिक चिन्ह जिनके साथ लगा हुआ है ये सारे फिल करने वाले हैं लाजमी। और फिर इधर एड्रेस इंफॉर्मेशन में देखिए, टाइप में आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ जाएगा। फॉर्म में जैसे ही आप इधर रेजिडेंशियल क्लिक करेंगे तो इधर आपको फॉर्म की ऑप्शन भी आ जाएगी। हाउस है, अपार्टमेंट है, वट एवर जो लेट्स सपोज हाउस है। तो फिर मेजरमेंट यूनिट आप इधर लिखेंगे जी कि किस में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मरले में, कनाल में, स्क्वायर फीट में, जो भी वो इधर आप लिख देंगे।
यूनिट नंबर जो है वो आपका जो है हाउस नंबर आ जाएगा, इधर आपकी स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, और ये आपका एरिया जो भी है, जिस भी आप एरिया में जो सा भी आपका रोड है, तो सारी डिटेल मेंशन करेंगे। और कैपेसिटी में फिर आप देखें, अगर आपके अपने नाम है तो ओनर लिख देंगे, अगर आपके अपने नाम नहीं, आप इस फादर के रह रहे हैं घर पर या किराए के घर पर रह रहे हैं या जो भी, लेट्स सपोज आप अपने फादर के घर पर रह रहे हैं तो ऑक्यूपेंट हैं आप, तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इधर शेयर 0% आप एंटर कर नहीं सकते, 1 to 100 है, तो जाहिर है अगर आप ओनर नहीं है तो आपका इधर शेयर कोई भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये आगे चलेगा नहीं जब तक आप इधर कुछ मेंशन नहीं करेंगे, तो आप इसको 1 कर दें, फिल इसको प्रोसीड करने के लिए आप 1 कर दें और ये कोड डालें और सबमिट करें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल पर भी एक कोड आएगा और मैसेज पर भी एक कोड आएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आएगा, तो वो दोनों आपने पुट करने होंगे। जैसे ही वो एसएमएस का कोड और ईमेल का कोड आप एंटर करेंगे, इधर स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर आपका लॉगिन आईडी होगा। ठीक है जी, जिसके अंदर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन होगा, वो आपने सेव कर लेना है। ठीक है, वही आप इधर एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सीएनएसी नंबर ही आ जाएगा। ठीक है जी, और पासवर्ड जो आपको ईमेल आई होगी वो आप एंटर करेंगे और इधर से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अभी हम चूंकि सिर्फ बात कर रहे हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है, तो अब हम इधर से आते हैं जी ये डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन में ये फॉर्म है रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू और नॉर्मल रिटर्न। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि जी आप अगर सिर्फ एक सैलरीड पर्सन, आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, मतलब आपको एक जगह पर काम करते हो सिर्फ उसकी सैलरी आती है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, रेंट, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब ये पेज आपके सामने ओपन होगा तो आपको इधर से पीरियड सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पीरियड 2021 है, 2021 पर 2021 आपने लिखा, इधर से सर्च पर क्लिक किया, ये आपके सामने एक ऑप्शन आ गई, इसको आपने सिलेक्ट किया। अब ये देखिए इधर मुझे मैसेज आ गया, रिटर्न फॉर द सिलेक्टेड टैक्स पीरियड हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, फाइल्ड और इन ड्राफ्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मैं ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है ये फाइल, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि पड़ी भी हुई है या नहीं पड़ी। जी ये देखें जी, ये ड्राफ्ट में फाइल पड़ी हुई है। देखें, अब आप सैलरीड पर्सन है ना, तो वन रिटर्न, अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताया था, इधर मैं आपको एक चीज बता दूंगा। आपके पास इधर दो ऑप्शन है, एक है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, और है कि नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अच्छा, अगर तो आप सिर्फ एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सिंपल आप ये क्लासिक व्यू वाला सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट पर दी हुई है, या कोई और बिजनेस भी है जिससे आपको अर्निंग आ रही है, वट एवर जो भी, मतलब सैलरी के अलावा, अदर देन सैलरी अगर आपकी कोई इनकम है, तो फिर आप ये वाली रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हों। इसमें लिमिटेड ऑप्शन है सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए, वो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल रिटर्न। फिर मैं आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि कौन सी ऑप्शन सैलरी रिटर्न में अवेलेबल नहीं होगी और इसमें होगी। ठीक है, चलें अब हम नॉर्मल रिटर्न को लेकर चलते हैं जो कि सबके लिए है। अच्छा जी, सिलेक्ट किया हमने, ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने नॉर्मल रिटर्न के अलावा
ये नहीं अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए क्लासिक व्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें देखें, उसमें ना प्रॉपर्टी की ऑप्शन होगी, ना बिजनेस की ऑप्शन होगी, ना कैपिटल एसेट की ऑप्शन होगी। ठीक है जी, उसमें ये ऑप्शंस नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी कोई और इनकम नहीं है, तो ये सारी ऑप्शंस उसके लिए नहीं होंगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। अगर किसी की सैलरी के अलावा भी कोई इनकम है तो वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम सैलरी की बात करते हैं, अब हम डमी अमाउंट्स लेते जाते हैं, डमी फिगर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज जी आपकी पे है सालाना, हम क्योंकि इधर एंटर कर रहे हैं तो हम कह देते हैं जी 1200,000 है, 12 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने इधर एंटर किया, मैं कहता हूँ जी अलाउंसेस जो हैं, अलाउंसेस नहीं है, कोई नहीं अलाउंस, कोई समझने के लिए ना हम सिंपल फिगर्स रखते हैं। अलाउंसेस कोई नहीं है, एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट वगैरह कुछ नहीं है जी, नथिंग। ठीक है, मैंने इस पर कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल इनकम आ गई जी मेरी 12 लाख रुपया, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ गया 12 लाख। ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी अगर किसी को कोई रेंट शेंट आ रहा है तो वो यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद है जी बिजनेस। बिजनेस में भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में वैसे अगर आपको रेंट वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ आप लिख देंगे रेंट रिसीव्ड। लेट्स सपोज अगर लाख रुपया है आपको रेंट, तो वो आपने इधर ऐसे मेंशन कर देना। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम इसकी नहीं बात करें तो खत्म करते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद है प्रॉपर्टी, बिजनेस को भी छोड़ दें, कैपिटल एसेट्स को भी छोड़ दें। ये बेसिकली बता देता हूँ मैं, कैपिटल एसेट्स अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, सिक्योरिटीज वगैरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अदर सोर्सेज में ऐसे है जी, लेट्स सपोज आपने कुछ शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, उस पर आपको डिविडेंड इनकम आई, तो वो आप इधर लिख देंगे अदर सीट्स में। फिर आपको कोई और ग्राउंड रेंट वगैरह मिला, किसी और बिल्डिंग से मिला जो आपने लीज पर दी हुई, वट एवर जो भी, ये देखें ना, ये डिटेल्स आ रही है। लेकिन हम इसको सिंपल लेके चल रहे हैं कि आपकी सिर्फ सैलरी आ रही है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कोई इनकम है तो वो इधर आ जाएगी। ठीक है। और कोई फॉरेन सोर्स, कोई बाहर से आपको कोई आ रही है इनकम या वट एवर जो भी, वो इधर डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, जब आपने अपने सैलरी की डिटेल्स मेंशन की और टैक्स चार्जेबल में आप आते हैं, आप देखिए डिडक्टेबल अलाउंसेस में आ जाए, तो अगर आपने कोई फेडरल गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ज़कात पे किया है तो उसकी डिटेल्स इधर आएंगी, वो डिडक्टेबल अलाउ होती है। ठीक है। इसी तरह ही कोई वर्कर्स वेलफेयर फंड आपने किसी गवर्नमेंट लेवल पर पे किया है तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं ये, लेकिन ये सब गवर्नमेंट लेवल पर। ये नहीं है कि जी आपने ज़कात किसी गरीब को दिया तो वो इधर नहीं टेट होगा, उसको मैं बताता हूँ अभी कहाँ पर जाएगा। आगे आते हैं जी टैक्स चार्जेबल। टैक्स चार्जेबल ये भी कुछ नहीं आएगा। टैक्स रिडक्शन, हाँ जी, इसमें एक चीज़ ये है कि लेट्स सपोज आप एक रिसर्चर हैं, आप एक टीचर हैं। ठीक है। आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हैं या रिसर्चर हैं, या किसी इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में कहीं पर भी रिसर्चर हैं या टीचर हैं, तो उस पर टैक्स रिडक्शन होती है। कि वो आप कैलकुलेट करते हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है जी। उसका सिंपल सा फार्मूला क्या है? अ, उसका फार्मूला है जी 25% इनकम टैक्स का, जो आपकी टोटल इनकम पर टैक्स बनेगा उसका 25%। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपका, आपकी इनकम हमने इनकम इधर एंटर की 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। अब
12 लाख में से 6 लाख पर तो 0% टैक्स है, ठीक है, क्योंकि जब इसके स्लैब रेट्स देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि पहले 6 लाख, अगर किसी की सालाना इनकम 6 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर किसी की इनकम 6 लाख से एक्सीड करेगी तो जो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर टैक्स लागू होगा। तो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट आपकी है 12 लाख, तो टोटल रिमेनिंग 6 लाख बचा। तो 6 लाख पर आपने 5% अप्लाई करना है, क्योंकि पहला 6 लाख तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं ना है उस पर। उससे अगले 6 लाख पर आपने 5% अप्लाई किया तो वो आया 30,000 रुपया। अब 30,000 का 25% कितना बनेगा? वो बनेगा जी 7,500 रुपया, 7,500। ठीक है जी, ये आपने इधर एंटर कर देना, ये आपने खुद एंटर करना है और ये कैलकुलेट पर क्लिक करना है। अच्छा, ये अब आए जी टैक्स क्रेडिट पर। टैक्स टैक्स क्रेडिट में भी इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल सा बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये जो ऑप्शन है ना, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, स्कूल्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 62, इधर आपने उसकी अमाउंट लिख देनी, ठीक है। लेकिन हम अभी उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। वो आपके अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिलहाल हम एक सैलरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि उसकी सिर्फ एक सैलरी है, उसने वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसका क्या तरीकाकार है। उससे हट के अगर किसी का जो भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट्स में बताए या मुझे पर्सनली पूछ ले मुझसे, तो मैं बता दूंगा उसको। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में अब देखिए, ये सारी चीजें जब आप क्लासिक व्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, उस वक्त ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा आपको। इंपोर्ट अंडर सेक्शन 148 1%, ये सारी चीजें नहीं आ रही होंगी। लेकिन चूंकि हमने नॉर्मल रिटर्न की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, इसलिए ये इतनी सारी ऑप्शन आ रही। आपका काम ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, तो इधर आपका कितना टैक्स था जी जो कटा था? 23,000 टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें से 7,500 तो टैक्स रिडक्शन में चला गया, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना हो गया? 22,500 जी। ठीक है जी, आपने इधर एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट पर क्लिक किया। अच्छा, अब इसके अलावा एडजस्टेबल टैक्स में और कौन कौन सी चीजें जो एक सैलरीड पर्सन के लिए एंटर करना जरूरी है, वो अब हम नीचे देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए, अगर आपने बैंक से कोई पैसे निकाले, ज्यादा सारे निकाले हैं और उस पर आपको कोई टैक्स लागू हुआ है, तो ये देखिए, ये प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे। ठीक है जी, वो इन्फॉर्मेशन आप इधर एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल्स वगैरह कि जी कितने पैसे निकाले और क्या सब कुछ। तो इधर इसी तरह, जिस तरह ये एंट्री मैं कर सकता हूँ ना, कोई भी अमाउंट लिख सकता हूँ, इसी तरह ही आपके पास इधर भी एक ऑप्शन, एक ब्लैंक जो है ना बॉक्स अवेलेबल होगा। जब आप इस पर क्लिक करके इसकी सारी डिटेल्स डालेंगे, वो फिर आप एंटर कर सकेंगे। अब लेट्स सपोज आपने कोई जी गाड़ी ली है, गाड़ी, ठीक है, परचेज की है, न्यू बुक करवाई है, तो इधर आप एक विद होल्डिंग टैक्स उसका डिडक्ट होगा। लेट्स सपोज अगर 1000 सीसी आपकी कार है तो उस पर टैक्स आपको पड़ेगा, वो फाइलर के लिए कम है, नॉन फाइलर के लिए ज्यादा है। क्योंकि आप फाइलर हैं तो आप ये टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको 10,000 सीसी पर अगर 7,500 रुपया टैक्स पड़ता है, तो वो आप इधर इसी तरह ही इस प्लस के साइन पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स डालेंगे। अब ये क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये इतना टाइम ले रहा है। चलिए हम इसको दोबारा करके देखते हैं। इसी तरह ये, जी इधर थे हम, इसी तरह ही रजिस्ट्रेशन फी, इधर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स एंटर करके उसकी कि जी व्हीकल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी है कोई नहीं, आप लिख देंगे जी अनरजिस्टर्ड है और प्राइवेट व्हीकल है और उसका मॉडल और मेक, सारी डिटेल्स देने के बाद
इधर आप उसका टैक्स 7500 रुपया जो आपका 1000 सीसी पर विद होल्डिंग टैक्स कटा होगा वो आप एंटर कर देंगे। और अगर लेट्स सपोज आपने कोई गाड़ी यूज्ड में ली और उसकी ट्रांसफर फी पे किया है तो उसी तरह ही प्लस के साइन पर क्लिक करके उसकी डिटेल डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक थोड़ा सा रूल है। इसका टैक्स आप एंटर नहीं करते, लेकिन अब ये एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, वो इस साल हुआ है तो 2021 में तो अप्लाई नहीं होता, वो 2022 में अप्लाई होगा। जी, तो हम बात कर रहे थे ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल है वो 2021 के लिए तो नहीं अप्लाई एप्लीकेबल, तो 2022 में जाकर, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट आया तो वो ये है कि नॉन फाइलर के लिए दो, जिसका 10,000 से ज़्यादा बिल आएगा और वो नॉन फाइलर होगा उसको टैक्स लागू होगा, तो वो इधर से एंट्री होगी। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो है टैक्स वगैरह का उस तरह इधर एंट्री नहीं होती। और कमर्शियल जो है वो जिसका 75,000 से ज़्यादा बिल होगा वो इधर एंट्री करेगा, लेकिन एक सैलरी पर्सन के लिए ये चीज़ें नहीं। हाँ जी, जो चीज़ें वो हैं क्या है जी, टेलीफोन बिल का है। अब इधर से उस तरह प्लस के साइन पर क्लिक करके तो सारी उसकी डिटेल देगा, अपना नंबर वगैरह, और उसका जो एनुअल बिल बनता है सारे टोटल करके उसकी इधर अमाउंट आ जाएगी, और उसका जो टैक्स पे किया होगा विद होल्डिंग टैक्स के नाम से एक ऑप्शन होगी WHT। तो वो जितनी भी अमाउंट्स होंगी वो 12 महीनों की ऐड करेगा, और ऐड करके इधर जो सम ये अमाउंट आएगी, टोटल सम आएगा, वो इधर मेंशन कर देंगे। ये आपको 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक के जितने 12 महीने के जितने बिल बनते हैं, सारे 12 बिल हैं, उनकी डिटेल्स में मेंशन। और इधर सेल फोन, अगर आपका पोस्ट पेड पर है तो इधर उसकी टैक्स सर्टिफिकेट आप कंपनी से निकलवा सकते हैं, उनको जस्ट एक मेल या एक मैसेज करना होता है तो वो आपको सेंड कर देंगे, तो इधर उसकी डिटेल आएगी। अगर आपका सेल फोन प्रीपेड पर आप अपने कार्ड्स वगैरह लोड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल नीचे आएगी, ये है प्रीपेड टेलीफोन कार्ड। इसी तरह प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, अपना नंबर वगैरह दें और टैक्स सर्टिफिकेट आप कंपनी से मंगवा लें, वो एक आध मिनट में 2 मिनट में आपका निकल आता है। आजकल तो एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उन्हीं से आप यूज़ करते हुए खुद भी निकलवा सकते हैं, आपको जरूरत भी नहीं है कि आप कांटेक्ट करें ज़ों या वारिद या वट जो भी आप एप्लीकेशन की डाउनलोड करें तो खुद भी टैक्स सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल होती है कि कितने पैसे का पहले प्लस आपने कितना डलाया पूरे साल में, कितना उस पर टैक्स चार्ज है, वो सारी डिटेल आप इधर में। इसके अलावा आपके मतलब कि एक 100% के लिए तो कोई चीज़ नहीं है। फिर हम आ जाएंगे जी, फिर हम आ जाएंगे फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स पर। इधर क्या चीज़ें हैं जी, इधर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की है या सिक्योरिटीज शेयर वगैरह खरीदे हैं तो उन पर आपको डिविडेंड कोई आया है तो उसकी इधर आएगी, डिटेल्स इधर आएंगी। तो अब वो 7 या 5% में आएगा, 15% में आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने ये 2 साल के बाद आपको डिविडेंड, ये साल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का रूल है, ये आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह 15% डिडक्ट होता है डेली डिविडेंड फंड, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड जिस पर आपको डेली बेसिस पर डिविडेंड मिल रहा है तो वो 15% वाली कैटेगरी में आएगा, और अगर आपने कोई इक्विटी फंड या इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो वो 7.5% की कैटेगरी में आएगा। लेकिन फिर ये वही बात, ही एक टेक्निकल टर्म है। इस हवाले से अगर किसी को कोई इंडिविजुअल लेवल पर क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको लगा से जवाब दे दूंगा। जनरल ये वीडियो है जिसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, हर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, तो ये सबके लिए है भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद इस पर और कोई खास चीज़ नहीं है, कैपिटल गेन वगैरह ये फिर वही बात है। अच्छा, आगे हम आ जाएं, अगर प्राइस बॉन्ड वाली डिटेल्स भी इसमें आएंगी, वो भी अगर किसी का इंडिविजुअल लेवल पर क्वेश्चन है तो
अच्छा जी, कंप्यूटेशन पर आते हैं। ये देखिए जी, कैलकुलेटर पर क्लिक किया, टोटल इनकम आ गई जी 12 लाख है टोटल इनकम, ये देखिए 12 लाख। अब उसके बाद टैक्सेबल इनकम 12 लाख है, टैक्स चार्जेबल 22,500 है, नॉर्मल इनकम टैक्स 30,000 है, टैक्स रिडक्शन है 7500। तो ये देखिए जी विद होल्डिंग टैक्स आ गया जी 22,500। तो एडमिटेड टैक्स 0 आया। ठीक है, एडमिटेड टैक्स सैलरीड पर्सन का नहीं आना चाहिए, इधर कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सैलरी ले रहा है वो टैक्स की डिडक्शन के बाद उसको मिल रही है। तो इसलिए कभी भी सैलरीड पर्सन जो होता है, सैलरीड पर्सन, उसका एडमिटेड टैक्स नहीं आना चाहिए अगर वो सिर्फ एक सैलरी पर ही बेस्ड, ठीक है, उसका जो ब्रेड एंड बटर है सिर्फ वही है, तो उसका इधर टैक्स नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर कर रहे होंगे ना, जो सारे टेलीफोन वगैरह ये वो, तो आपका इधर रिफंडेबल इनकम टैक्स शो हो रहा होगा। रिफंडेबल इनकम टैक्स का मतलब ये है कि जी आपने एक्सेस में टैक्स पे कर दिया है, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं एफपीआर। उसका एक बकायदा एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, जो कि आप चेक कर सकते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे भी। और आपको आरटीओ लाहौर, मतलब अगर आप लाहौर में हैं तो आपको अपने रीजन के रीजनल ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा उसकी सारी डिटेल के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 हज़ार लेने के लिए इतना ख्वार होगा जो दफ्तरों के चक्कर खाएगा और सारे उनके पेपर वर्क सारा करेगा। कोई भी नहीं करेगा इतना 2-3-4-5 हज़ार के लिए। एनीवेज, कंप्यूटेशन पर आगे कैलकुलेट कर दिया हमने। कैलकुलेट करने के बाद हमने आना है अब वेल्थ स्टेटमेंट पर। वेल्थ स्टेटमेंट में जी पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने सारी डिटेल डाली। रेंट क्या है, रेंट अगर आप रेंट पर हैं तो रेंट, टैक्सेस हैं तो टैक्स पीछे जिस तरह 22,500 आपका टैक्स था, उसके अलावा भी कोई टैक्स, जो भी वट एवर जो भी टैक्सीज आएंगे। उसके बाद फिर व्हीकल आपकी कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसमें पेट्रोल चेक आप दिलवाते हो उसका खर्चा है। और ये एस्टिमेटेड ही, अब आपने सारी रसीदें वगैरह तो नहीं संभाली होंगी कि आप व्यक्तिगत देखिए, ये रफ सा आइडिया ही देना होता है कि इतना खर्चा हुआ होगा। ट्रैवलिंग हो गई, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपने पूरे साल के टोटल कर लिए होंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी। इस तरह वाटर का भी बिल का आ जाएगा, पूरे 12 महीने के जितने बिल, किस तरह गैस का, टेलीफोन का भी, मेडिकल का खर्चा आपका जो भी पूरे साल में रहा है, वो एक एवरेज आ जाएगी, एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगी। इस तरह एजुकेशनल अगर कोई खर्चे हैं आपके बच्चों को, या आप खुद भी कोई एजुकेशन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। कोई फंक्शन गैदरिंग, इधर वो आएगा जो आपने कोई ज़कात वगैरह डोनेशन वगैरह दी होगी, और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। अगर हम एक रफ आइडिया लेते जाएं, थोड़ी सी अमाउंट एंटर करते जाएं अगर, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है समझने के लिए था। अच्छा जी, तो मेडिकल में जी, और इस तरह ही एजुकेशन फंक्शन आ गए जी, ठीक है जी, डोनेशन भी दे दिया हमने, और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए जी, ये ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं आपकी इनकम से, और अगर किसी और फैमिली मेंबर से भी आपने कंट्रीब्यूट करवाया, भाई से, बड़े भाई से, फादर से, जो भी, वो इधर अमाउंट आती है नेगेटिव में आ जाएगी ऑब्वियस। जिस तरह हम चेक करते हैं, इसको कैलकुलेट पर क्लिक किया, ये देखें 931 आई, तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आगे 954 है, मैं कहता हूँ 954 जो है ना, मैंने वो करवाया कंट्रीब्यूट अपने फादर से। तो ये देखिएगा जरा अब क्या होता है। देखें ये नेगेटिव में चलेगी ना, ये नेगेटिव होगी अमाउंट, 931 आ गए, तो ये ऐसे काम करेगा। अच्छा जी, जब हम इससे आगे आते हैं तो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब इधर आपने जो भी चीज़ एंटर करनी है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई नाम है तो इधर प्लस पर साइन, प्लस के साइन पर क्लिक करके उस तरह ही उसकी एंट्री डिटेल वगैरह डालेंगे, तो ये इस तरह का बॉक्स आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर आप सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो छोड़ दें, तो इस तरह एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का भी ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद जानवरों वगैरह की डिटेल भी डाल सकते हैं।
अच्छा ये आगे इन्वेस्टमेंट नॉन अकाउंट, ये कोई बैंक अकाउंट ना है, आप उसकी डिटेल भी इधर मेंशन कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट में कोई पैसे वगैरह पड़े हुए हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट की उसकी डिटेल्स भी इधर इधर ही आएंगी। जितनी मर्जी इधर एंट्रीज कर लें, 3 4 5 जितनी भी करनी है आपने कर लें। इसी तरह मोटर व्हीकल की भी इधर डिटेल्स डालेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइवेट यूज है वट जो भी जो उसकी, मैं लेट्स सपोज उधर 12 लाख है कि अगर कोई गाड़ी है तो आपने 12 लाख डाल दी, 15 लाख 15 लाख डाल दी। बाइक है अगर वो 70,000 की है उसकी वैल्यू आ गई। इस तरह फिर हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है। अगर हम इसको थोड़ा सा करके देखें, रफ फिगर्स डाल के देखें तो चेक करते हैं जी जरा क्या आता है। इस तरह की पर्सनल आइटम कैश है और चेक करें जी। अच्छा जी ये टोटल एसेट्स आ गए इनसाइड इन पाकिस्तान, बाहर हैं तो उसकी डिटेल भी जरा आप डाल सकते हैं। अच्छा टोटल, अब हम रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं। ये देखें जी नेट एसेट्स करंट ईयर, ये करंट ईयर के एसेट्स आ गए जी। ये आपके प्रीवियस ईयर के भी पिछले साल के आ रहे होंगे इधर, जो आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की होगी उसके ऑटोमेटिकली खुद इधर आ रहे। ठीक है जी। अच्छा अगर आपने नहीं की, आप पहली दफा कर रहे हैं तो इधर यही अमाउंट ही डाल दें, कोई इशू नहीं। ठीक है यही अमाउंट डाल दें जी। चलें जी अब देखा जी आपने कि आउटफ्लो पर्सनल एक्सपेंसेस तो हो गए 9,31,000। ठीक है अब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है 931, तो ये जीरो होनी चाहिए। अब इसको जीरो कैसे करेंगे जी, ये देखें जी इधर अब अपनी इनफ्लो की डिटेल्स डालेंगे। तो इनकम डिक्लेयर्ड कितनी जी, हमने 12 लाख की थी। ठीक है जी 12 लाख डाल दें जी इधर। अच्छा जी और क्या था जी, अब देखिए 12 लाख इनकम है। ठीक है एक्सपेंस आपके 931 हुए हैं, तो 2,69,000 का जवाब तो देना है ना कि भाई वो किधर है, वो शो करने हैं ना आखिर। तो अब देखिए वो इधर आए वापस, ये अपने एक्सपेंस में एडजस्ट करें जरा। इधर एक्सपेंसेस में एक्सपेंस नहीं तो इधर से बताइए अ, ये कितने, हाँ जी ये इधर एक्सपेंस डालिए ना, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी डालें। ठीक है इसको भी जरा रफ सा करें। मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जब तक रहेगी, ये आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी, टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी, तो आपने इसको जीरो करना है, बराबर करना है। तो जितनी आपकी इनफ्लो है उतना ही आपका आउटफ्लो शो होना चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो, जैसे भी हो, वो एक्सपेंस उस तरह से हो या आप एसेट्स अपने ज्यादा करें, जैसे भी करें, लेकिन जीरो होनी चाहिए ये अमाउंट। तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जी। रफ सा आइडिया लेते हैं हम कि कैसे हो सकता है ये। ठीक है फंक्शन गैदरिंग में एक्सपोज ये है और ये मैं कहता हूँ जी आपके अदर एक्सपेंसेस जो 11 हो गए। अब देखें जी, अब चेक करते हैं रिकनसाइल्ड अमाउंट। अभी भी 1:45 का फर्क है, वो इधर किधर है आपके। रेंट लेट्स सपोज आपका जी रेंट भी है घर का, 1:45 ही डाल लें, लेट्स सपोज साल का। तो कितनी बच गए जी अमाउंट। एक्सेस हो गए हैं, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने देखी नहीं थी अमाउंट। एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो गए हैं इनकम से। तो कम करें। अब चेक करें जरा कितना फर्क आ 54,235, 54,200
तो इसमें डाल दें जी 54,235 आप फिलहाल रेंट में डाल दें। हम कौन से कुछ सबमिट करने लगे समझने के लिए कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें जी, आपका इनफ्लो भी 12 लाख और इसी तरह ही आउटफ्लो भी 12 लाख, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस सारे 12 लाख, ठीक। तो आपका ये जीरो आ गया, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, ये आपकी तो जीरो आनी चाहिए, जीरो आएगी फिर ही आप आगे चल सकेंगे। अच्छा जी, ये सारा काम करने के बाद आगे आपने क्या करना है जी, वेरिफिकेशन पर जाना है, ठीक है। वैसे नहीं इधर से सबमिट होगी, एक दफ़ा सेव करके, सेव करने के बाद आपने वेरिफिकेशन की ऑप्शन पर जाना। इधर आपको जो पिन आई होगी ना, जो आपको मैसेज आया होगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड और वो मिलेगा पिन, आपने इधर वो वाली पिन एंटर करनी है। जैसे ही वो उस पिन को वेरीफाई करेगा देन आपने इधर से ये सबमिट कर, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा जी के सबमिट कर दें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे, तो वो आपसे एक दफ़ा पूछेगा, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, तो इधर से ये आपसे पूछेगा, फिर आप सबमिट करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अब जब हो जाएगी फिर आपके पास उधर शो हो रहा होगा कंप्लीट से, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर शो हो रहा होगा। अभी ये इधर आ रही है ना ड्राफ्ट्स वाले ऑप्शन में, अभी ये शो हो रही है ये फाइल। फिर जब ये सबमिट कर देंगे फिर ये कंप्लीटेड टास्क में ये शो हो रही होगी, इधर आ जाएगी फाइल, ठीक है। जिस तरह ये 2 फाइल्स हैं, इस तरह ही तीसरी फाइल भी वो शो हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ जी कि जी काफ़ी हमने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। फिर भी इन केस अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है ज़रूर मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट कोई करना चाहे तो वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया जी। अपना 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो आप सब जो है इसको ज़रूर ज़िम्मेदारी से टैक्स रिटर्न फाइल किया करें, हर साल किया करें, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया करें, हम सबकी ड्यूटी है ये। तो और बहुत से फ़ायदे हैं, फाइलर नॉन फाइलर के बड़े फ़ायदे हैं, बड़ा डिफरेंस है इनमें। एक अगर जो फाइलर है उस पर टैक्स आधो आध का फ़र्क है, और जो नॉन फाइलर है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। लाख रुपया आप बैंक से निकलवाते हैं, पहले निकलवाते थे 0.6% आप पर चार्ज होता था, अब ऐसे खत्म कर दिया गया। इसी तरह ही अगर अब कोई फाइलर है या नॉन फाइलर है तो विद होल्डिंग टैक्स 7.5%, 10%, 12.5% का बड़ा फर्क है ये दोनों चीज़ों में। आप अगर कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि ये एक फाइलर होने के फायदे क्या हैं और एक नॉन फाइलर होने के नुकसान क्या हैं। अगर आप में से किसी की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इस पर भी एक अलग ऐसे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसलिए ज़रूर जो है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।